सभी को हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। ये बच्चों में क्या होता है, कैसे पनपता है, क्या क्या चीज़ें होती है, आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए डेफिनेशन पे आते हैं। नैतिक विकास की का मतलब है किसी व्यक्ति का समय के साथ सही गलत, अच्छा बुरा और न्याय अन्याय को समझने का तरीका कैसे बदलता है। बचपन में बच्चे गहरी नियमों, सजा, इनाम के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अपने अंदर से नैतिकता को समझने लगते हैं और समाज के मूल्यों को सहानुभूति के आधार पर निर्णय करने लगते हैं। सही और गलत, अच्छा और बुरा, इसमें फ़र्क करना नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट ही कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, आज इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे क्या कहते हैं। अब जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं। बच्चे नैतिक विकास को समय के साथ अलग अलग समझते हैं। वे शुरुआती चरण में सजा व इनाम के आधार पर समझते हैं, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तब उनकी समझ और भी परिपक्व हो जाती है। वे नैतिक विकास को इनाम, ये सज़ा से परे जाकर उनके पीछे जो सामाजिक मूल्य हैं, न्याय, नैतिक मूल्य की भी गहरी समझ होती है, जो व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर एक व्यापक सार्थक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। इस प्रकार नैतिक विकास की भी समृद्ध और व्यापक रूप ले लेता है। यहाँ पर जीन पियाजे का मानना ये है कि बच्चे में एक मॉरल डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। एक समय के बाद इंसान खुद के बारे में ना सोचकर समाज के बारे में, देश के बारे में सोचने लगता है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर एक व्यापक सार्थक दृष्टिकोण ले लेता है। इसके बाद हम सीधा पहले इसके भाग को देख लेते हैं। अलग अलग पहलू हैं इसके, उसी के बारे में बात करने वाले हैं, बाह्य नियंत्रण और आत्म नियंत्रण के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें बाह्य नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण नैतिकता। अब एक्सटर्नली कंट्रोल मॉरलिटी, नैतिकता मतलब कि सही गलत का फ़र्क। अब होता क्या है ये, परायत नैतिकता की अवस्था में बच्चे नियमों को बाहरी स्रोत से, जैसे कि बड़ों या समाज आदेशों से देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे मानते हैं कि नियम अपरिवर्तनीय है और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उनका नैतिक निर्णय मुख्य रूप से दंड या सज़ा पर आधारित होता है और वे इरादे के बजाय परिणामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस चरण में बच्चे अपने फैसले में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। बाह्य नियंत्रित नैतिकता में नैतिक अवस्था को सामाजिक दबाव के आधार पर या बाहरी नियमों या समाज, जो आप कह सकते हैं जैसे कोई बच्चा है स्कूल में नकल करता है तो वो सिर्फ इस आधार पर नकल करता है कि उसे डर होता है कि अगर पकड़ा गया तो उसे सज़ा मिलेगी, और इसी वजह से उसके पीछे जो विचार होते हैं और उसका यह फासला सामाजिक दबाव और नियमों के आधार पर ही अपनी नैतिकता का आधार बनाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब है आत्मनियंत्रण नैतिकता की अवस्था, सेल्फ कंट्रोल मॉरलिटी। इस अवस्था में बच्चा या व्यक्ति अपने सोच समझ और तर्क के आधार पर ही सही गलत का निर्णय करता है। वह सिर्फ दंड या डर से नहीं बल्कि आंतरिक मूल्यों, न्याय, सहयोग के आधार पर नैतिक व्यवहार करता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि बच्चा नैतिक विकास, इसमें बच्चा का खुद के बारे में सोच करके और कानून के बारे में, जैसे कि वह कहता है कि कानून जो है इंसानों के द्वारा बनाया ही गया है और उसका पालन करना ज़रूरी है। तो वो खुद के बारे में भी सोचेगा और सोच समझ कानून के बारे में भी सोचेगा कि जो कानून होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस आधार पर वो अपने आप का तर्क लगाता है, न कि बाहरी परिवेश पर। उसके ऊपर सामाजिक दबाव नहीं होता। सीधा सीधा कारण यही है। तो ये आत्मनियंत्रण नैतिकता इसीलिए कहा गया है। अब हम बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है और बहुत अच्छा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई की ज़रूरत है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था जिसके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु निम्न कथा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने उसका मिथ है या कह सकते हैं एक कहानी स्टोरी है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप की एक महिला थी जिसको एक बीमारी थी। उसकी बीमारी ऐसी थी जो सिर्फ
एक केमिस्ट के पास थी वो दवाई, और उस दवाई में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं उस कहानी में आइए पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सीधा सीधा, अब यहाँ टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला बनाने के खर्चा से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हाइजन उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि अगर उसकी पत्नी मरने वाली है, अगर वो इस दवाई को सस्ते में दे दे तो वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाईजन ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो जो दवाई हुई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को सुना करके यहाँ पर इस स्टोरी को सुना करके इस कहानी को पढ़ने के बाद जिन बच्चों का सामने बैठकर क्वेश्चंस आंसर किए गए, उनका नैतिक दुविधाओं के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या हाइजन को वो दवाई चुरानी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है? क्या एक पति को अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरानी चाहिए? क्या हाइजन ने सही किया, और सही किया तो क्यों? ये सारे क्वेश्चन मॉरलिटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो साक्षात्कार लिया जाता था उससे पूछा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के कई सारे स्टेजेस में उन्होंने नैतिक विकास को, नैतिक मॉरल डेवलपमेंट को कई सारे स्टेजेस में बांटा है। जैसे कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, उसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। परंपरागत नैतिकता स्टेज 3, स्टेज 4। उत्तर परंपरागत जिसमें स्टेज 5, स्टेज 6 है। तो हम सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। 3 स्तर हैं, उसके 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता। अब ये क्या होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पहला स्तर है। यह वह अवस्था है जब बच्चा नैतिक निर्णय डर, दंड और व्यक्तिगत लाभ के आधार पर लेता है। इस स्तर पर बच्चा सही गलत नैतिक अर्थ को नहीं समझता, वह केवल 2 बातों का निर्णय ले पाता है। जैसे कि पहला है दंड, दूसरा है मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। दंड और लाभ, डर, और उसमें यानी कि जो नैतिकता होती है वो क्या होती है? डर होता है और लाभ भी होता है। कुछ काम कर रहा है तो उसे डर भी होगा और लाभ भी होगा। उसे पता है कि वो गलत काम है, अगर कर रहा है तो उसे दंड है, वो डरेगा उस चीज़ से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा स्कूल में नकल कर रहा है तो वह इस बात से डरेगा कि अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो उसे सज़ा मिलेगी। वह डर भी रहा है और उसका लाभ, जब वह चीटिंग करके पास होगा तो उसमें नंबर भी आएंगे और वो पास भी हो जाएगा। इस चीज़ का उसका लाभ है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में सोचता है बच्चा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में, आज्ञा पालन और दंड अभिमुखता। ये क्या होता है? इस अवस्था में व्यक्ति कोई काम सिर्फ दंड सजा से बचने के लिए करता है, यानी उसका सही गलत का निर्णय इस बात पर नहीं होता कि काम नैतिक है या अनैतिक, बल्कि इस पर होता है अगर मैंने यह काम किया तो सज़ा मिलेगी या नहीं। इसलिए बच्चा नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करता है कि सज़ा ना मिले। जैसे मैंने बताया आपको कि बच्चा अगर चीटिंग कर रहा है तो वो डरेगा, क्योंकि उसे डर है कि उसे सज़ा मिलेगी, उसे किसी ने पकड़ लिया तो सज़ा मिलेगी या नहीं करके। इसके बाद इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है दंड से बचने की सोच, दूसरा है अंधे आज्ञा पालन, बस नियम मानने हैं, कारण समझने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है परिणाम आधारित सोच, काम अच्छा या बुरा नहीं, सज़ा मिलने या नहीं, इस पर ध्यान देना। चौथा है नैतिकता, डर और आज्ञा पालन। अगर आप किसी बच्चे को कहते हो कि आप ये करो करके, किसी चीज़ को डांट कर कहते हो तो बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाता है और उस चीज़ का आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वो उसके अंदर डर बैठा होता है। यह होता है मॉरलिटी, और एक आज्ञा का पालन करना होता है। इसके बाद है दंड से बचने के लिए आपको बस नियम मानने हैं, नियम को समझना नहीं है कि वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो चीटिंग करता है, सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाया कि ये गलत है करके, तो वो तो चीटिंग करेगा ही। और सज़ा से बचने के लिए अगर वो चीटिंग नहीं कर रहा है तो उसमें मॉरलिटी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2
स्टेज 2 में क्या कहते हैं? साधारणात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा व्यक्ति लाभ और लेन देन, गिव एंड टेक के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है। जैसे उसकी सोच होती है, अगर मुझे फायदा है तो मैं काम करूँगा। ये सेल्फ मतलब कि खुद के बारे में सोचना होता है। तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा करूँगा, यानी नैतिकता, स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, लेन देन। इसमें होता है कि बच्चा, अगर आप किसी को किसी काम के लिए किसी को कह रहे हो तो आप भी उस चीज़ में मतलब आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, उसे भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर तुम मेरा अच्छे से फ़ायदा हो रहा है तो तुम्हारा भी करूँगा मैं काम, और खुद का करूँगा। ये होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है लाभ हानि पर आधारित सोच। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे तुम मेरा काम करो तो मैं भी तुम्हारा काम करूँगा। दूसरे की मदद सिर्फ तब करेगा जब उसके बदले कुछ मिले। स्वार्थ पर आधारित निर्णय होता है। नियमों का पालन इसलिए क्योंकि उसे कुछ फ़ायदा हो जाए, जैसे कि मैंने बताया। चलिए मैं इसके बारे में कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ स्टेज 2 के बारे में। चलिए देखते हैं। एक बच्चा जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए स्कूल में काम करता है, जैसे कि उसे वह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ अपने लाभ को देखता है और दूसरों की भलाई या सामूहिक लाभ की परवाह नहीं करता। बच्चा इस बात से अनजान है कि अगर दिखाने के लिए एक दिखावा कर रहा है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है, तो उसमें मॉरलिटी है कि वो खुद के बारे में सोच रहा है। स्वार्थ के बारे में, खुद के स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे में उसका उद्देश्य सिर्फ अपना उद्देश्य होता है, अपने स्वार्थ को पूरा करना होता है। यह नैतिक विचार के गहरे और सामुदायिक पहलुओं से इसका दूर रहता है। सामुदायिक पहलू मतलब कहने का मतलब है सामाजिक चीज़ों से दूर रहता है, कि समाज की भलाई करना ही अच्छा काम होता है, ये उसमें मॉरलिटी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है परंपरागत नैतिकता। ये क्या होता है? इस स्तर पर व्यक्ति सही गलत का निर्णय इस आधार पर करता है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज के नियम क्या है कहते हैं, कानून तोड़ना गलत है, इस बारे में बच्चा सोचता है। यानी कि सामाजिक नियम, दूसरों की स्वीकृति, कानून, ये तीनों चीज़ें उनमें पनपती हैं। देखते हैं, आइए क्या क्या है। सबसे पहला है स्टेज 3 में आ गया। स्टेज 3 में स्वयं उत्तम बनने की उन्मुखता की अवस्था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेशन। बच्चा इस अवस्था में व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोग उसे अच्छा, सुसंस्कृत और सभ्य समझे। यानी उसकी नैतिकता इस बात पर आधारित होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब मुझे अच्छा और अच्छा बच्चा समझेंगे, मैं ऐसा काम करूं जो सबको पसंद आए। यह नैतिकता दूसरों को खुश करना, अच्छे व्यवहार की छवि बनाए रखना। यहाँ पर अब कह सकते हैं इसमें समाज में अपनी खुद की उन्मुखता बनाए रखने के लिए, खुद का व्यवहार बनाए रखने के लिए, कि लोग आपकी तारीफ़ करें, तो वो सोचेगा बच्चा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सब मुझे अच्छा मानते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। व्यक्ति इस अवस्था में सोचता है कि मुझे अच्छा बनना है क्योंकि यह सही है, ना कि इसलिए क्योंकि कोई देख रहा है या मुझे इससे कोई इनाम मिलेगा। व्यक्ति खुद के बारे में ना सोच करके सामाजिक पहलुओं की तरफ जाता है कि क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये अच्छा चीज़ है तो मुझे अच्छा इसी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि ये सही है, बस इसी चीज़ पे रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं। दूसरों की स्वीकृति पाने की चाह, अच्छा दिखने और अच्छा बनने की कोशिश, गलत काम नहीं करता क्योंकि वो लोग बुरा समझेंगे। नैतिक विकास, सामाजिक अपेक्षाएं, अच्छा बनने की इच्छा, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखता है यहाँ पे। और नैतिकता भी आती जाती है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा सोचता है और गलत काम नहीं करता क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर ये काम गलत है तो नहीं करना चाहिए। वो सामाजिक मूल्यों पर ध्यान रखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 क्या कहता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में की उन्मुखता की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में व्यक्ति सही गलत का निर्णय कानून, नियम, समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखकर, जैसे कि मैं अगर नियम तोड़ूंगा तो समाज बिगड़ जाएगा, कानून का पालन करना सही है, व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है। यहाँ नैतिक नियम और कानून, सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि सीधा आप ये बात याद रखिए कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेज 4 जो है सबसे ज़्यादा नियम और
पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मुख्य विशेषता है इसकी कानून का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, नैतिक व्यवहार करना, नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, गलत काम इसलिए नहीं करना क्योंकि यह समाज की अव्यवस्था फैलाएगा। नैतिकता का आधार सिस्टम, कानून, कर्तव्य। व्यक्ति सोचता है कि हर किसी को अपने दायित्व का निभाना चाहिए। व्यक्ति काम लोग क्या कहेंगे इस चीज़ की जगह यह नियम के आधार पर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि कानून सबसे परे है, बच्चा यही मानेगा स्टेज 4 में, और उसमें सिस्टम, कर्तव्य, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम नहीं निभाए तो इससे अराजकता फैलेगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है मान लीजिए, तो वह ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि वो जानता है कि हमें लेफ़्ट में चलना चाहिए तो वो लेफ़्ट में चलेगा और ट्रैफिक रूल्स भी नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो जानता है कि इससे सबकी भलाई होगी। तो अब अगला है उत्तर परंपरागत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये क्या होता है? यह अवस्था है जहाँ व्यक्ति की नैतिक सोच सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर न्याय, मानवाधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसे कि इस स्तर पर व्यक्ति सही गलत का निर्णय इस आधार पर करता है, जैसे कि क्या यह सबके लिए न्याय संगत है, क्या यह मानव अधिकारों के अनुरूप है, यह सिद्धांत नैतिक रूप से कितना सही है, अगर कानून गलत है तो कानून बदलना चाहिए। यह व्यक्ति अंधे कानून पालन से आगे बढ़कर नैतिक सिद्धांतों, न्याय, समानता और मानव मूल्यों को प्रशासनिक प्राथमिकता देता है। जैसे कि मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेज 5 की। चलिए, तो स्टेज 5 में कहा गया है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझता है कि कानून समाज के लिए बने हैं। यदि कानून अन्यायपूर्ण हो तो उन्हें बदला जा सकता है। समाज में सबके लिए अधिकार और हित महत्वपूर्ण है। निर्णय मानव कल्याण और न्याय के आधार पर होना चाहिए, यानी यहाँ नैतिक मानवाधिकार समाज का भला और लचीले कानून के बराबर है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। कानून का सम्मान लेकिन अंधा पालन नहीं करना। कानून को परिवर्तनीय माना जाता है। निर्णय का आधार समाज का हित एवं मानवाधिकार। व्यक्ति सोचता है कि सबके लिए न्याय समान होना चाहिए। व्यक्तिगत फायदे से ज़्यादा समूह कल्याण पर ध्यान देना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए और भी कार्य किए जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है, समाज के नियमों के खिलाफ जाकर किसी बड़े नैतिक सिद्धांत की रक्षा होती है, ये कहा गया है। जैसे कि ये वह स्तर होता है जहाँ व्यक्ति पारंपरिक नियमों से आगे बढ़ जाता है, स्वयं के नैतिक सिद्धांतों और यूनिवर्सल मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। जैसे कि इस स्तर पर व्यक्ति नैतिक को व्यापक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। किसी छोटे से समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनके बीच कुछ नियम और समझौते होते हैं, मान के चलिए, जैसे कि समय पर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और समुदाय की भलाई का ध्यान रखना। इन सब पर इस स्तर के लोग अपने व्यक्तित्व के हितों से ज़्यादा समुदाय के नियमों और समझौतों को अहमियत देते हैं। खुद के नियमों से ज़्यादा जब वो अपना खुद का नियम बनाता है उसको ध्यान नहीं देता, अपने समुदाय के जो नियम है उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये है 5 स्टेज। सामाजिक अनुबंध बनाए रखने के लिए वो सारी चीज़ें करता है, खुद के नियमों को ध्यान ना दे करके सामाजिक नियमों पर। चलिए लास्ट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेज 6 है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता की अवस्था। ये क्या होता है? इस अवस्था में व्यक्ति नैतिक निर्णय उच्च सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर लेता है, जैसे न्याय, समानता, सत्य, मानवता, अहिंसा, मानवाधिकार। यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक कानून से भी ऊपर नैतिक सिद्धांतों का मानता है। अगर कानून न्यायपूर्ण हो तो स्टेज 6 वाला व्यक्ति सही और न्याय संगत का बात का साथ देता है। अगर उसे नुकसान उठाना पड़े तो भी वो करने के लिए तैयार होगा। मुख्य विशेषता ये होती है कि नैतिक सिद्धांत जो है कानून से ऊपर, अगर कानून गलत है तो व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। व्यक्ति जोखिम उठाकर भी यह सही काम करता है और सच्चाई न्याय के लिए खड़ा रहता है। मानवाधिकार, समानता और सार्वभौमिकता की भलाई की प्राथमिकता और नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ से मुक्त, और इसके साथ साथ विवेक सर्वोच्च मार्गदर्शक भी होता है। जैसे कि आपको फिर से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ।
देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नियम और मूल्य पर विश्वास करते हैं जो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। जैसे कि इस स्तर के लोग जो होते हैं, केवल व्यक्तिगत समूह के हितों से ऊपर उठकर, समूह जो डिसीजन बनाता है उससे भी ऊपर उठकर मानवता के हितों के व्यापक नैतिकता के लिए सिद्धांतों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति या समाज ऐसे निर्णय लेता है जो न सिर्फ केवल अपने समूह बल्कि पूरे मानव के हित में होते हैं, है ना। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कोई भी देश अपने आर्थिक हितों और उससे ऊपर उठकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाता है। तो इस तरह का जो नैतिक दृष्टिकोण होता है, समाज के लिए लंबे समय तक हितकारी और न्यायपूर्ण होता है। वो पूरे विश्व के लिए, अपने समाज ना कि देश, पूरे विश्व के लिए हितकारी होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ जाकर खुद के नियमों और चीज़ों को माना, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये थे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, छोटा है। जीन पियाजे का छोटा है, लॉरेंस कोहलबर्ग का बड़ा है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच इतने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।